अस्सलाम वालेकुम जी। अगली न्यू एपिसोड शुरू करने से पहले सिर्फ छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करते जाइएगा। तो चलिए चलते हैं आज की एपिसोड की जानिब। आज आज़ाद कश्मीर का मौसम इंतहाई ठंड और खुशगवार था। ठंडी हवाएं आसमान पर सुरमई बादलों से अटखेलियाँ कर रही थी। वहाँ शाम के 4 बज चुके थे। हवा में खुनकी ने सर्दी को मज़ीद बढ़ा दिया था। एक हफ्ते से वो समसाम से हैवी बाइक चलाना सीख रही थी। आज मौसम दिलकश देखकर उसने समसाम से हैवी बाइक की ड्राइव की फरमाइश की थी। वो कैसे टाल सकता था उसकी कोई भी फरमाइश। वो दोनों साथ साथ चलते बाहर की जानिब बढ़ रहे थे। गुलेरुख ने मौसम के मुताबिक समसाम के कहने पर ब्लैक जीन्स पर ब्लैक हाई नेक और लॉन्ग ब्लैक कोट, पाँव में जुराब और ब्लैक शूज़ थे। समसाम ने भी ब्लैक जॉगर्स और ब्लैक जीन्स पर ब्लू शर्ट पहने और ब्लैक लेदर की जैकेट पहने उसके साथ साथ चलता हुआ अच्छा लग रहा था। समसाम के हैवी बाइक पर बैठते ही गुलेरुख भी उसके पीछे बैठ गई। इस खूबसूरत मौसम में तेज़ तरीन गुजरते दिल आवेज़ नज़ारों को देखना बहुत अच्छा लग रहा था। दूर दूर तलक पहाड़ जो सफ़ेद चांदी जैसी बर्फ़ से ढके थे, सुरमई बादल पहाड़ों पर झुके जैसे सलामी पेश कर रहे थे। वो इस वक्त इतनी ऊंचाई पर सफ़र कर रहे थे कि इस सफ़ेद रुई जैसे बादल ऐसे लग रहा था जैसे उनके पाँव को छू कर गुजरे हों। बाइक की तेज़ रफ्तार की वजह से गुलेरुख के घनी रेशमी केसू उड़ उड़कर उसके गालों को छूते अटकेलियाँ करते उसे परेशान कर रहे थे। दूर से उसकी नज़रें एक बर्फ़ से ढके पहाड़ पर लगी थी और करीब पहुंचकर वो और भी खूबसूरत लगने लगा था। वो सर उठाकर उसकी ऊंचाई देखती हैरान हो रही थी। क्या हम इस पर जा सकते हैं? गुलेरुख ने समसाम से पुरजोश लहजे में पूछा। हाँ, क्यों नहीं? समसाम ने एक साइड पर बाइक रोककर उसको बाजू से पकड़कर ऊपर की जानिब चलने लगा। गुलेरुख की नज़रें सामने होने की बजाय पहाड़ की ऊंचाई पर ही जमी रहीं। वो दोनों साथ साथ चढ़ते हुए ऊपर आ गए। गुलेरुख की आंखें चंधिया गईं। यहाँ से सारी वादी नज़र आ रही थी दूर दूर तक। आसमान भी बहुत वसी था। सूरज सुरमई बादलों की ओट में छुपा हुआ था, मगर हल्की सी रोशनी फैली हुई थी जो शाम हो जाने का पता दे रही थी। ऊंचाई पर उसके सुनहरी बाल तेज हवा के दोष पर फड़फड़ा रहे थे। वो दोनों साथ साथ चलते बिल्कुल चोटी तक आए थे। अब तो और भी मंजर वाजे नज़र आ रहा था। वो हल्का सा आगे को झुकी तो समसाम ने तेज़ी से उसका बाजू पकड़ लिया। गुलेरुख ने हैरत से उसकी तरफ देखा तो वो गुस्से से उसे घूरने लगा। अगर गिर जाती तो न जाने अनजाने में कुछ उल्टा सीधा किया तो इस बार यही सज़ा दूंगा। इसकी बात ने गुलेरुख के गाल सुर्ख किए और वो नज़रें चुरा गई। अब वापसी पर बाइक मैं चलाऊंगी, वो मौजू बदलने को बोली थी। डर लग रहा है? वापसी पर बाइक पर बैठे थे। समसाम पहले बैठकर बाइक स्टार्ट कर चुका था। जब गुलेरुख आगे बैठी उसने हैंडल्स पर हाथ रखे तो समसाम ने उसके हाथों पर हाथ रख दिए। समसाम जी, वाकई मुझे बहुत डर लग रहा है, वो कांपती आवाज़ में बोली। पहली बार उसने समसाम के सामने उसका नाम लिया था, उसे अच्छा लगा था। मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, फिर क्यों लग रहा है डर? समसाम ने शरारत से उसके कान के करीब चेहरा किए मध्यम आवाज़ में कहा, लेकिन वो उसका दिल पहले ही डर की वजह से तेज़ धड़क रहा था। उसकी बात का और क्या असर पड़ता? मैं इसे वाकई चला तो लूँगी ना, उसने बच्चों की तरह मासूमियत से कहा। बिल्कुल, मुझे मेरी जाना पर पूरा भरोसा है। जल्दी घर चलते हैं, लगता है आपको अपनी कुर्बत का लम्स बख्शना पड़ेगा ताकि आप में हिम्मत आ जाए। आज आपके सारे डर दूर कर देंगे। उसकी बोझल आवाज़ पर गुरेरुख के दिल की लहरें किसी और लय में बहने लगी थी। समसाम जी, यहाँ डर से मेरी जान निकली जा रही है और आपको मजाक सूझ रहा है, वो खफकी से बोली। अभी कुछ और भी सुनाना चाहती थी। जब उसने झुककर गुलेरुख की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर हनूस खफकी छाई हुई थी। रगों में मुंजमद कर देने वाली सर्दी और डर की वजह से उसके फूले हुए गाल सुर्ख हो गए थे और हद दर्जा ठंडे थे। समसाम को मजीद खुद पर काबू पाना दोबार हुआ तो उसने गुलेरुख के सेबी सुर्ख गाल को चूम लिया। गुलेरुख की आंखों की पुतलियां हैरत से फैल गईं। कोई नहीं देख रहा, डरो मत, वो सुकून से बोला और मुस्कुरा दिया। कहीं भी शुरू हो जाते हैं, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई और चेहरा आगे की तरफ कर लिया। बाइक को रेस थी जो मुनासिब रफ्तार में आगे बढ़ रही थी। बज़ाहिर तो बाइक गुलेरुख ही चला रही थी, मगर कमांड समसाम के ही हाथ में थी। अब तो डर नहीं लग रहा, वो उसके शाने पर थोड़ी टिकाए सादगी से बोला तो उसने नफ़ी में सर हिला दिया। चलो अब सामने रास्ते की तरफ देखो, यहाँ का हर खूबसूरत मंजर हमारी यादों को कैद कर रहा है। वो उसे बातों में लगाकर आहिस्ता आहिस्ता उसका डर दूर करने की कोशिश कर रहा था। प्लीज़ इस यादगार सैर की एक पिक्चर बनाएं, आप मोबाइल निकालें ना, मैं महमल को दिखाऊंगी, वो पुरजोश लहजे में बोली। अब उसके अंदाज में डर का दूर दूर तक कोई निशान भी नहीं था।
जैसे ही शमशाम ने अपना हाथ हैंडल से हटाकर पॉकेट से मोबाइल निकालना चाहा, गुलरुख ने अनजाने में रेस पर हाथ घुमाए बाइक की स्पीड खतरनाक हद तक तेज़ कर दी। ये सब बस लम्हों में हुआ था, उन्हें समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या है। बाइक के टायरों की चरचराहट दूर दूर तलक गूंजी थी। इससे पहले कि शमशाम बाइक को संभालता, किसी पत्थर की टोकर लगते ही उनकी बाइक गैर मुतवाजन होते हुए पथरीली ज़मीन पर रगड़ते हुए उछलकर दूर जा गिरी और वो दोनों काफ़ी ऊंचाई से नीचे गिरने लगे। शमशाम की ग्रे शफाफ आंखों में उस वक्त हैरत और ताज्जुब था जब उसने गुलरुख को नीचे बहती हुई झील में गिरते देखा। ठा की आवाज़ उसकी समातों में गूंजी थी। कुछ लम्हों बाद वो भी उसी झील में गिर गया था। वहाँ का बर्फीला पानी इस कदर ठंडा था कि उसे अपना खून मुंजमद होता हुआ महसूस हुआ था। बस चंद लम्हों में उसकी आंखों के सामने भी अंधेरा छा गया। पानी के तेज बहाव में डूबता उभरता उसका वजूद अचानक एक पत्थर से टकरा गया। सर पर बुरी तरह चोट लगने से रहे सहे हवासों ने भी साथ छोड़ दिया और वो होशो खिरत से बेगाना अपने आप को इन पानी की तेज़ लहरों के सुपुर्द कर गई। शमशाम को अचानक एक तेज़ पानी की लहर ने उसे बाहर पत्थरों पर उछाल दिया। शाम के साए गहरे हो रहे थे, सूरज गुरूब हो रहा था, पंछी अपने घरों को वापस लौट रहे थे। उसने कसमसा कर अपनी आंखें खोली और अपने आप को जिंदा महसूस करके लड़खड़ा के उठा। उसने गुलरुख को इधर इर्द गिर्द तलाश किया, वो उसे कहीं नज़र नहीं आ रही थी। उसने बहते हुए पानी में उसे तलाश किया, उसे पानी में डूबता उभरता हुआ हिचकोले खाता हुआ वजूद दिखाई दिया तो उसने वापस पानी में छलांग लगा दी और महारत से तैरता हुआ उसके करीब पहुंच गया। मौसम इस कदर ठंडा था कि रगों में खून मुंजमद हो रहा था और इस ठंडे पानी में उसे अपना जिस्म सुन्न होता हुआ महसूस हुआ। बर्फ़बारी शुरू हो गई थी। रही सही कसर इस बर्फ़बारी ने पूरी कर दी थी। आज शायद कुदरत भी उसका इम्तिहान लेने पर तुली हुई थी, मगर वो अपनी मताए हयात को अपनी जान देकर भी बचाने का मुसम्मम इरादा रखता था। पानी का बहाव मौसम की वजह से ज़्यादा तेज़ था। उसने एक बाजू गुलरुख की कमर में हायल करते हुए उसको संभाल कर दूसरे से तैरते हुए किनारे की जानिब बढ़ रहा था। बिलाखिर वो उसे किनारे तक लाने में कामयाब हो गया था। वो बाहर निकलते गहरे सांस लेते हुए उसे कंधे पर डालकर एक हाथ से उसे पकड़े, दूसरे से अपनी गीले बालों को पेशानी से पीछे करते उसको थामकर पथरीली ज़मीन पर खड़ा था। फिर सुन्न होते हुए पाँव से कदम उठाते हुए चलकर एक बड़े से पत्थर के पास आया और गुलरुख को उस पर अपने साथ लगाकर सहारा दिए बिठाया। उसके नाक के करीब उंगलियां किए उसकी मध्यम सांसों की रफ्तार की सुस्त रवि को महसूस किया और फिर उसने अपनी जैकेट को उतारकर गुलरुख की कमर के ऊपर डाल दिया। फिजा में पानी की लहरों के शोर के साथ उसकी कलाइयों में मौजूद कांच की चूड़ियों की खनक भी इस खामोशी में गूंज कर अजब सा इर्ताश पैदा कर रही थी। शमशाम ने इर्द गिर्द नज़रें दौड़ाईं ताकि कोई मदद मिल जाए, लेकिन दूर दूर तक कोई जी रूह दिखाई नहीं दे रहा था, सिवाय झील के पानी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के। बर्फबारी ने शिद्दत पकड़ ली थी। शमशाम ने मज़ीद वक्त न ज़ाया करते हुए उसके होशो खिरत से बेगाना ढीले मरमरी वजूद को उठाकर वापस अपने कंधे पर मुंतकिल किया और बमुश्किल अपने लड़खड़ाते हुए पाँव से चलने की कोशिश की। सर्दी से उसके कदम भी यख बस्ता मन मन भर के हो गए थे, मगर वो फिर भी चल रहा था। उसकी भीगी हुई हालत में गुलरुख को ज़्यादा देर बाहर सर्दी में रखना भी सरासर उसको मौत के दहाने पर पहुंचाने के मुतरादिफ था। पानी निहायत ठंडा था। गुलरुख का चेहरा उसकी गर्दन में छुपा था, हाथ उसकी पुश्त पर झूल रहे थे। उसने उसे किसी रुई की गुड़िया की तरह उठा रखा था। शमशाम के वजूद में इस चिटरा देने वाली ठंड में भी शोले भड़क रहे थे। काश वो इस जंगल में आग लगा देता और उसके ठंडे वजूद को गरमा देता। अगर आज उसकी ज़िंदगी को कुछ हो जाता तो वो दुनिया को जलाकर राख कर देने वाला था। एक बार उसे खो चुका था, दोबारा खोना उसके बस में नहीं था। पर वो रब से नाउम्मीद नहीं था। बहुत मुश्किलात के बाद वो उसे मिली थी। ऐसे कैसे इतनी आसानी से उसे अपने हाथों से खो देता। उन्हें काफ़ी घंटे बीत गए थे और अंधेरा अभी काफ़ी फैल चुका था। मज़ीद जंगलात भरा इलाका था, जिस वजह से अंधेरा भी काफ़ी गहरा साबित हो रहा था। फिर बर्फ़बारी की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया था। उसे इस वक्त एक छत दरकार थी, क्योंकि इस वक्त गुलरुख के जिस्म को तपिश की ज़रूरत थी ताकि उसके खून को रवानी मैसर आ सके। अगर ऐसा ही रहा तो उसके लिए ये काफ़ी अज़ियतनाक होता। वो उसे यकीनन आज खो देता और अपने आप को भी। वो आज भी खुदा की आजमाइश पर लड़खड़ाया नहीं था। उसके मुंह से उफ तक न निकली थी। शायद खुदा को उसकी यही अदा भा गई थी कि उसके मुंह से हल्का सा शिकवा भी न फिसला था। उसके लिए अंधेरे में भी उम्मीद की किरण दिखाई दे गई। थोड़े फासले पर ही उसे एक हट नमा छोटा सा लकड़ी से बना घर दिखाई दिया।
उसकी ग्रे शफाफ आंखों में चमक उभरी थी। शमशाम ने एक हाथ से उस लकड़ी के दरवाजे को खटखटाया, मगर शायद अंदर कोई नहीं था, वरना जितना उसने ज़ोर से दरवाज़ा बजाया था, अगर अंदर कोई होता तो ज़रूर बाहर आ जाता। उसने मज़ीद वक्त ज़ाया न करते हुए अपने शूज़ की ठोकर से दरवाज़ा तोड़ दिया। वो खस्ता हाल सा था, इसीलिए पहले ही वार पर टूट गया। शमशाम उसे उठाए अंदर आया। वहाँ एक छोटा सा सहन, जिसमें साथ ही किचन भी बनाया गया था, और सामने एक कमरा था। वो इसीलिए इस कमरे की तरफ बढ़ गया और चारपाई पर लटाना चाहा, मगर उसके कपड़े सारे भीगे हुए थे। अगर वो मज़ीद इन गीले कपड़ों में रहती तो बीमार हो जाती और बिस्तर भी गीला हो जाता और नाकाबिले इस्तेमाल भी। शमशाम उसकी इजाज़त के बिना ऐसा कदम उठाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए ये कदम इंतहाई ज़रूरी था। कमरे में पहले ही मलगजा सा अंधेरा था। उसने वहाँ पड़ी एक लकड़ी की अलमारी को खोलकर देखा। वहाँ एक गर्म चादर दिखाई दी तो उसने उसे हाथ बढ़ाकर खींच लिया। फिर खिड़की पर लगे पर्दे बराबर किए तो कमरे में घुप अंधेरा छा गया। उसने गुलेरुख को गर्म चादर में लपेटकर नरमी से बिस्तर पर लिटाकर उस पर लिहाफ ओढ़ा दिया और ख़ुद बाहर गया किचन की तरफ, शायद कुछ मिल जाए। उसने शेल्फ पर रखी चीज़ें इधर उधर पलट कर देखीं, फिर लकड़ी का बना दराज खोला। उसमें से उसे पाउडर मिल्क मिल गया। उसने ग्लास में पानी लेकर उसे एक स्टील के ग्लास में घोला और बाहर सहन में से कुछ सूखी लकड़ियाँ लेकर अंदर आया और आतिशदान में लकड़ियाँ जमा की। जैकेट की पॉकेट में टटोल कर देखा, वहाँ एक सिगरेट का पैकेट था जो पानी की वजह से गीला हो चुका था। उसने गुलेरुख के आने के बाद सिगरेट पीना इंतहाई कम कर दिया था, लेकिन अभी उसे मुकम्मल तौर पर छोड़ नहीं पाया था। कभी कभार अकेले में सिगरेट नोशी का शुगल फरमा लेता था। उसने वो पैकेट फर्श पर उछाल दिया और दोबारा हाथ डालकर उसमें से लाइटर निकालकर आग लगा दी। कमरे में आतिशदान से निकलती मध्यम सी नारंगी, नीली और पीली रोशनी फैल गई थी। उसने स्टील के गिलास को उस आग के करीब गर्म करके रख कर गर्म किया। गुलेरुख के कपड़े आतिशदान के करीब रख दिए ताकि सूख जाएं। वो इस वक्त डिप्रेशन की उसी इंतहा पर था जब उसने पहले गुलेरुख को खो दिया था। इस वहशतनाक अजाब में मुब्तला उसे खुद बहुत तेज़ बुखार हो चुका था। उसका अपना जिस्म शोलों की मानिंद भड़क उठा था। सफ़ेद चेहरे पर सुर्खियाँ नुमायाँ थी, आंखों में सर्दपन। कुछ देर बाद दूध नीम गर्म सा हो गया। वो गिलास लेकर गुलेरुख की तरफ आया। एक हाथ से गिलास पकड़े उसने दूसरे हाथ को उसकी गर्दन में डालकर उसे थोड़ा ऊपर उठाया ताकि उसे नीम गर्म दूध पिला सके, मगर गुलेरुख के ढीले पड़े वजूद में हल्की सी भी जुम्बिश पैदा नहीं हुई। वो बेहिसो हरकत पड़ी थी। शमशाम का दिल डूबकर उभरा। उसकी हालत देखकर उसके होंठ नीले पड़ चुके थे और जिस्म ठंडा बर्फ़ की सिल की मानिंद था। आंखें खोलो रुख, उसने नम लहजे में झुककर उसकी पेशानी पर अपने पुरहिद्दत होंठ सब्त किए। उसका दूसरा बाजू आहिस्ता गुलेरुख की नाजुक कमर में हायल हो गया। आलम तन्हाई में इस हालत में उसकी कुर्बत का लम्स उसे मज़ीद बहकने पर मजबूर कर रहा था, मगर वो खुद पर ज़ब्त के कड़े पहरे लगाए हुए था। उसने खुमार ज़दा निगाहों से गुलेरुख को देखा कि वो जाग जाए और उसकी शिद्दत, दीवानगी और जुनून को महसूस करे। वो गहरा सांस भरकर उसके दोनों गालों को चूमता हुआ ठोड़ी पर लब रखकर उसके होंठों को देखता, उसकी बंद आंखों को देखने लगा। उसने अपनी ज़िंदगी की तमाम आजमाइशों को खुंदा पेशानी से बर्दाश्त किया था, उन्हें अपने परवरदिगार की रज़ा समझकर। जाना, आंखें क्यों नहीं खोल रही? प्लीज़ आंखें खोलो यार, तुम अच्छी तरह जानती हो, इससे पहले कि मेरी दीवानगी वहशतों में बदले होश में आ जाओ। वो दीवाना वार उसके बेहिसो हरकत वजूद को झंझोड़ता हुआ रश्ते आवाज़ में गुर्रा रहा था। तुम ऐसे नहीं उठोगी, तुम्हें आज अपनी तपिश ज़दा कुर्बत से दहकाकर इसी आग में भस्म कर डालूंगा जिसमें आज तक मैं झुलस रहा हूँ। बड़े ही महबूबाना अंदाज में उसके नीले पड़े निचले लब को अपने अंगूठे से मसला था। रुख, मैं तुम्हारी हर बात बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बिना कुछ कहे बड़ी खामोशी से मान लेता हूँ। तुम जो कहो, जैसे कहो, मैं वैसे ही करता हूँ। जब तुम चाहो तब मैं तुमसे बात करता हूँ। अगर कभी तुम्हारा दिल ना करे तो मैं ना चाहते हुए भी खामोश हो जाता हूँ। जहाँ एक तरफ दिन में बार बार तुमसे गुफ्तगू होती है, वहीं दूसरी रात होते ही मुझे कई कई घंटे लगातार तुम्हारे उठने का इंतज़ार भी करना पड़ता है। दिल चाहता है तुम बस जागती रहो और मेरी आंखों में देखती रहो, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती रहो, लेकिन तुम मेरी कोई बात क्यों नहीं मानती? उसने हलावत अमेज़ आवाज़ में उसके कान के करीब चेहरा किए सरगोशी की थी, पर उसके बावजूद भी वो टस से मस न हुई। रुख, उसने भारी आवाज़ में फिर से सरगोशी करते हुए आहिस्ता से उसके कान की लू को होंठ में लेकर सहलाया। अपने मजबूत हाथ में दबे उसके हाथ को तकिए से लगाया। तुम कहो कि दिन है तो मैं दिन ही कहता हूँ, फिर चाहे आसमान पे बादलों के बीच चांद क्यों ना जगमगा रहा हो।
जब तुम दिन को कहो कि रात है तो मैं रात ही कहता हूँ, चाहे सूरज की तपिश मेरी रूह को क्यों न जला रही हो। जहाँ तुम्हारे साथ रहने से मेरे चेहरे से मुस्कुराहट नहीं जाती, वहीं तुम्हें खोने का एहसास पाकर मेरी आंखों से दर्द का दरिया बह निकलता है। उसने सरगोशी करते उसकी उंगलियों को मजबूती से अपनी उंगलियों में जकड़ लिया और अपने दहकते हुए होंठ होंठ उसकी शफाफ सफ़ेद गर्दन की शहरग पर रख गए। उसका दूसरा बाजू आहिस्ता से गुलरुख की नाजुक कमर में हायल हो गया। उसकी कुर्बत का लम्स उसके जज्बात भड़का रहे थे। उसने खुमार ज़दा निगाहों से गुलरुख को देखा कि वो जाग जाए और उसकी शिद्दत, दीवानगी और जुनून को महसूस करे। वो गहरा सांस भरकर उसके दोनों गालों को चूमता हुआ ठोड़ी पर लब रखकर उसके होंठों की हालत कुर्ब में मुब्तला उसकी बंद आंखों को देखने लगा। मैं तुमसे ज़िद नहीं करता, कभी तुमसे किसी बात पर खफा नहीं होता, किसी बात से रूठता नहीं हूँ, कभी तुम पे गुस्सा नहीं करता। अगर तुम कहो कि तुम्हें नींद आ रही है तो मैं एक बार मजाक में कह देता हूँ कि अभी नहीं सोना, फिर दूसरे ही पल तुम्हें खुद कहता हूँ कि सो जाओ तुम्हारे आराम के ख्याल से। मगर तुम हर बात पर ज़िद करती हो। आज अपनी ज़िद तोड़ दो, होश में आ जाओ जाना। उसने सरगोशी की, फिर उठकर अपनी गीली शर्ट को उतारकर आतिशदान के पास रखता वो उसके साथ चारपाई पर आ गया। चंद ही लम्हात बाद उसकी मध्यम सांसें कमरे की तारीकी में सुनाई देने लगीं। वो उसे अपनी नज़रों के हसार में लिए हुए उसके एक एक दिलकश नक्श को अजबर कर रहा था। जहाँ एक तरफ तुम्हें देखकर जीने की तमन्ना जाग उठती है, वहीं दूसरी तरफ तुम्हारे बिना जीने का तसव्वुर ही मौत की सी कैफियत तारी कर देती है। उठो यार, होश में आओ। तुमसे बात करके मेरी मध्यम पड़ती सांसों में रवानी आ जाएगी। तुम्हारी ये खामोशी मेरी धड़कनें रोक रही है। पर वो उसके सरापे की रानाइयों और मदहोश कुन महक को महसूस किए गहरा सांस उसकी शफाफ गर्दन में खींचते उसे होश दिलाने के लिए अपनी बियर्ड ज़दा गाल रब कर रहा था। सिमसिम वो एक पहाड़ की चोटी से गिर रही थी। उसकी नज़रें एक खुबरू शख्स के चेहरे पर थीं, जो स्याह रात के मानिंद स्याह सूट में मलबूस एक देवकामत शख्स पे चाँद की रोशनी में भी चाँद बनकर चमक रहा था। मुझे बचा लो प्लीज़, मैं मरना नहीं चाहती, मेरी मदद करो प्लीज़। उस शख्स ने गुलरुख को गिरते हुए देखा। वो तो जैसे पत्थर का हो गया था। ग्रे शफाफ आंखों वाला वजीह चेहरा, वो शहजादों की सी आन बान रखने वाला शख्स हैरत ज़दा निगाहों से उसे देख रहा था। वो हवा में लहरा कर नीचे की तरफ गिर रही थी। कुछ ही पलों में वो अंधेरे का हिस्सा बन जाने वाली थी। गुलरुख ने एक बार मुल्तजी लहजे में लड़खड़ाती हुई आवाज़ में, वह मुश्किल खौफज़दा आवाज़ में पुकारा, नहीं, मुझे बचा लो। वो हाथ उठाए उस शख्स को कुर्ब ज़दा आवाज़ में पुकारती रह गई और वो उसकी तरफ देखता उसकी नज़रों से ओझल होता चला गया। माजी की सब धुंधले मनाजिर उसकी आंखों के पर्दे पर घूमने लगे थे। सारी यादें लाशऊर से शऊर में आ गई थीं। वो सर को उठाकर दाएं से बाएं पटकने लगी। अपनी सांसें गिरवी रख कर भी तुम्हें खुदा से मांग कर लाना पड़ा तो वो भी कर गुजरूंगा। वो जुनूनियत भरे अंदाज में बोला। वो उसके चेहरे को हाथों के प्यालों में भर कर कह रहा था। तभी हलक सूखने की वजह से एक झटके से उसकी आंख खुली थी। उसका जिस्म पसीने से शराबूर था और बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। तुम्हें कुछ नहीं होगा रुख, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। गुलरुख की आंखों की पुतलियां हैरत से फैल गईं। उसने अपने दोनों शानों पर हाथ रखे अपनी हालत को महसूस किया तो शर्म से पानी पानी होने लगी। घनी मशगानें शर्म से कपकपाने लगी। वो इस हालत में कैसे और किसने किया, ये सब सोचकर ही वो उससे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। हम बच गए? उसने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में पूछा। खुदा भी चाहता है हमारी अधूरी कहानी को मुकम्मल करना। हमारे दरमियान अभी और यादगार लम्हात ठहरने बाकी हैं शायद। वो फसूं खेज़ आवाज़ में बोला। अपनी पुश्त पर उसकी रेंगती हुई उंगलियों का सरसराता हुआ लम्स उसकी रूह फना कर रहा था। तुम्हारे साथ का असल हकदार सिर्फ मैं हूँ। वो उंगलियां उसके नम बालों में फंसाकर उन्हें जकड़ते हुए उसका चेहरा अपने करीब करते शिद्दत पसंदी से गोया हुआ था। अपने पाँव पर सहलाती उसके भारी मजबूत पाँव की उंगलियों ने, जिसने उसके पाँव में पहनी पायल को अंगूठे से एक झटके से तोड़ दिया था, इस पायल के टूटते घुंघरू की झनकार गंभीर खामोशी में बिखरी थी। गुलरुख को उसके अमल पर अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ था। उसे अब एक पायल से भी रकाबत महसूस हो रही थी जो गुलरुख को छू रही थी। उसने वो भी तोड़ डाली थी। उसने झिझकते हुए सुर्ख भीगी आंखों से समसाम के जज्बात लौटाते चेहरे को देखना चाहा। उसके चौड़े कसरती सफ़ेद सीने से होती हुई उसकी नज़रें उसके वजीह चेहरे पर गईं। प्रॉमिस मी यू विल नेवर लीव मी अलोन अगेन।
वो फरते जज्बात से लबरेज दीवाना वार बोझल आवाज़ में कहते हुए उसके सुराहीदार नाजुक सी गर्दन पर उसके दहकते होंठों के लम्स के साथ उसकी तराशीदा मूंछों और हल्की सी बियर्ड की चुभन को भी महसूस करते हुए उसकी गिरफ्त में मचल उठी। उसका तनफ़ुस बिगड़ने लगा, पर वो उसकी कमर को सहलाता मोहब्बत से उसकी गर्दन को भी अपनी शिद्दत आमेज़ लम्स से महका रहा था। मैं भी आपसे कभी दूर नहीं जाना चाहती। मुझे अपने पास छुपा ले, जहाँ हमारे दरमियान कोई ना आए। वो गहरे गहरे सांस लेती मध्यम आवाज़ में गोया हुई। उसे आशिर से निकाह वाली बात याद आ गई थी। वो डर से अपना खदशा बयान कर रही थी। समसाम ने उसकी सरगोशी पर उसके चेहरे पे बिखरी सुर्खियों को देखा और उसके फड़फड़ाते हुए लबों को। वो गहरे सांस लेने लगी और ख़ुद को नॉर्मल करने लगी। वो बहुत खुश था कि गुलेरुख को सब याद आ गया था। वो उससे पूछकर उसे टेंशन में मुब्तला नहीं करना चाहता था कि उसके साथ क्या हुआ। फ़िलहाल उसने उससे पूछने का इरादा मौकूफ़ कर दिया। उसके लिए इतना ही काफ़ी था कि उसे सब याद आ गया है। तुम्हें याद है, हमने एक ख्वाब साथ देखा था, हमारा छोटा सा प्यारा सा आशियाना होगा। लेकिन फिर किस्मत ने हमारे साथ एक अजीब खेल खेला। तुम्हारे हाथ से मेरा हाथ छूट गया। तुम मुझसे बहुत दूर चली गई थी। मैं जीते हुए भी एक मुर्दा हो चुका था। तुम्हारे बिना खुली फ़िज़ा में भी मेरा दम घुटने लगता था। और जब खुदा को मुझ पे तरस आया तो उसने तुम्हें मुझसे वापस मिला दिया। फिर मगर एक नया इम्तिहान मेरा मुंतज़िर था। तुम सब भुला चुकी थी, लेकिन तब भी तुम्हारी हर बात मेरे लिए मानी रखती थी, यहाँ तक कि तुम्हारी खामोशी भी। जब जब तुम्हारा चेहरा देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैंने बारिश के बाद आसमान पे 7 रंगों की कोसे कज़ा देख ली हो। और जब तुम्हारी आवाज़ सुनता हूँ तो मेरे दिल की धड़कनों की रफ्तार पहले से कई गुना ज़्यादा तेज़ हो जाती है। जब तुम्हारी हंसी की आवाज़ मेरे कानों में रस घोलती है तो कई कई घंटों तक तुम्हारी हंसी मेरे कानों में गूंजती रहती है। बस एक तुम्हारी ज़ात के सिवा ना मुझे कुछ दिखाई देता है, ना कुछ सुनाई देता है, ना कुछ सुझाई देता है। तुमको मिलने से पहले समसाम सिर्फ सांस ले रहा था, पर तुमसे मिलने के बाद अब सच में जीने लगा हूँ। अगली एपिसोड लास्ट एपिसोड होने वाली है। फिर से रिक्वेस्ट है, वीडियो को अगर यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अपना एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।